वेलकम गाइस। आज हम करने जा रहे हैं फॉर लूप इन जावास्क्रिप्ट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन इससे पहले हम इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, एक कॉन्सेप्ट होता है जावास्क्रिप्ट में लूपिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर। बेसिकली ये क्या करता है, प्रोग्रामर को एक कंट्रोल प्रोवाइड करता है जो जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम में इंस्ट्रक्शन लिखी गई है उनकी एग्जीक्यूशन को लेकर। इससे पहले हमें लूपिंग को समझना होगा कि लूप शब्द का मतलब होता है अगर आप किसी चीज का स्टार्टिंग और एंड पॉइंट एक कर दे। जैसे अगर आप एक थ्रेड को लेंगे, उसका जो एंड पॉइंट है उसके स्टार्टिंग पॉइंट से मिला देंगे तो आप देखेंगे एक सर्कल सा फॉर्म हो जाता है। ठीक है, उसको आप लूप बोल देते हैं। ठीक है, अब यहाँ जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम में उसका क्या मतलब है, मैं उसको समझाने के लिए आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देखिए, सामने आपके लिखा है, मैंने एक वेरिएबल लिया है, उसको मैंने एक वैल्यू असाइन किया, उसके बाद मैंने उसको console.log करके प्रिंट करवा दिया। ठीक है, अब ये क्या किया, मैंने एक नंबर प्रिंट कर दिया। अब मैं इस तरह से ये नंबर की सीरीज को प्रिंट कर रहा हूँ 1 से लेकर 5 तक। तो देखिए क्या हो रहा है, ये एक सेम काम बार बार रिपीट हो रहा है। यानी कि सबसे पहले हम वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, फिर उसको प्रिंट कर रहे हैं, फिर वापस जा रहे हैं, वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, उसको वैल्यू दे रहे हैं, फिर प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, ये काम आपका 5 बार हो रहा है, तब आपके 5 वेरिएबल प्रिंट हो रहे हैं। ठीक है, अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, आपको ये 5 नंबर प्रिंट करने के लिए 10 स्टेटमेंट्स लिखनी पड़ रही है। आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि अगर आपको 50 तक नंबर प्रिंट करने हैं एक से, तो आपको 100 स्टेटमेंट्स प्रिंट करनी पड़ेगी। तो जितना आप नंबर की सीरीज को बढ़ाते जाएंगे, उतनी आपकी जो स्टेटमेंट्स की क्वांटिटी है वो भी बढ़ती जाएगी, जिससे कि आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है। आपका मेमोरी ज़्यादा यूज़ हो जाती है ना, आपकी प्रोसेसिंग पावर ज़्यादा लगती है, बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस आती है। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हमें ये लूपिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर हेल्प करता है। इसकी डेफिनेशन देखिए, इट इज यूज टू रिपीट अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट अगेन एंड अगेन अंटिल द गिवन कंडीशन इज सेटिस्फाइड। यानी कि एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को ये बार बार रिपीट करने की आपको फैसिलिटी देता है। कब तक, जब तक आपकी कंडीशन सेटिस्फाई रहेगी। अब इसमें कंडीशन चेक होएगी और एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जो होगा वो बार बार एग्जीक्यूट होगा। सपोज आपके सामने एक वेरिएबल ए है, इसमें मैंने कुछ वैल्यू डालनी है और उसके बाद उसको प्रिंट करना है। अब मैं इन दो स्टेटमेंट की मदद से मैं 1 से लेकर 100 तक या 1000 तक भी नंबर्स प्रिंट कर सकता हूँ, सिर्फ दो स्टेटमेंट्स लिख के। ठीक है, वो लूपिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर मुझे वो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। अब कैसे प्रोवाइड करता है, उसके लिए लूपिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर में हमें 3 तरह के टूल मिलते हैं। नंबर 1 फॉर लूप, नंबर 2 व्हाइल लूप, नंबर 3 डू व्हाइल लूप। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि फॉर लूप किस तरह से लूप के कॉन्सेप्ट को यूज करके दी गई स्टेटमेंट्स को बार बार रिपीट करके एग्जीक्यूट करवाता है और हमें बहुत सारी सेम तरह की स्टेटमेंट्स बार बार लिखने की जो प्रॉब्लम है उससे बचाता है। तो चलिए हम फॉर लूप देखते हैं। इन दिस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड अगेन एंड अगेन until given condition remains satisfied with the help of counter, increment and decrement। मैं इस डेफिनेशन को आपको इसके सिंटेक्स के जरिए समझाने की कोशिश करता हूँ। सिंटेक्स देखिए, क्योंकि फॉर लूप में देखिए काम क्या हो रहा है, वही हो रहा है जो हमने अभी लूपिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर में पढ़ा कि ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करवाया जाएगा जब तक कोई कंडीशन सेटिस्फाई रहती है। ठीक है, यही है। लेकिन ये काम अब फॉर लूप के जरिए हम कैसे करते हैं, तो इसके लिए मैं सिंटेक्स आपको समझाता हूँ। हम देखिए क्या लिखते हैं, फॉर कीवर्ड लिखते हैं, उसके बाद ब्रैकेट में हम इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, काउंटर, ये 3 चीजें मेंशन करते हैं। ठीक है, उसके बाद करली ब्रेसेस स्टार्ट होती है और एंड होती है, उसके बीच में वो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जिनका जिक्र डेफिनेशन में किया गया है कि उन्हें अगेन एंड अगेन रिपीट करवा के एग्जीक्यूट करवाया जाता है, वो हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। अब बात आती है, जो हमने फॉर लूप में 3 वेरिएबल्स लिखे हैं वो क्या काम करते हैं। देखिए, सबसे पहले है इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन क्या होता है, लूप वेरिएबल इज गिवन फर्स्ट वैल्यू। लूप की जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो यहाँ पे इनिशियलाइजेशन वाले पोर्शन में हम असाइन कर देते हैं। सपोज यही एग्जांपल लेते हैं, हमें अगर 1 से लेकर 5 तक नंबर्स प्रिंट करने हैं, तो हमारे वेरिएबल इनिशियलाइज कहाँ से होगा, 1 से। तो हम फर्स्ट वैल्यू यहाँ पे लूप के वेरिएबल को प्रोवाइड कर देंगे कि हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये इनिशियलाइजेशन प्रोसेस होगा, जैसा कि इसका नाम भी बता रहा है। सेकंड है कंडीशन। अब कंडीशन हमें क्या बताती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फॉर लूप में, क्योंकि जो नीचे ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है वो रिपीट होकर एग्जीक्यूट होती रहेंगी। कब तक, जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई रहेगी। तो ये कंडीशन हम यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब कैसे करते हैं ये हम अभी जब हम वीडियो के सेकंड पार्ट में प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अभी जस्ट आप इसको एज ए कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करिए। ठीक है, कंडीशन क्लियर हो गया। नेक्स्ट है काउंटर। काउंटर क्या होता है, काउंटर आपका इनिशियलाइजेशन से कंडीशन तक की जर्नी को फुलफिल करवाता है। जैसे अगर मैंने वैल्यू इनिशियलाइज की 1 से
और मैं कंडीशन दे रहा हूँ कि 5 तक चलनी चाहिए, ठीक है। तो 1 से लेकर 5 तक उसे कौन पहुंचाएगा? काउंटर, ठीक है। तो उस केस में काउंटर इंक्रीज होता जाएगा, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5। लेकिन अगर मुझे वापस प्रिंट करनी है, अगर मैंने इनिशियल 5 दे रखा है और मुझे 1 तक प्रिंट करनी है, यानी कि रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करनी है, ठीक है, तो वहां पे काउंटर क्या हो जाएगा? अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा, वहां इंक्रीमेंट की जगह डिक्रीमेंट के रूप में काम करेगा, यानी कि 5 से उसे घटा के 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1 ले जाएगा, ठीक है। तो ये काम जो होता है काउंटर करता है। तो इस तरह से फॉर लूप आपकी काम करती है। तो अब हम प्रैक्टिकल के जरिए इसको समझते हैं जरा एक्चुअल में कि फॉर लूप कैसे काम करती है। तो चलिए प्रैक्टिकल करते हैं। तो गाइज हम यहाँ पे फॉर लूप की मदद से एक नंबर सीरीज प्रिंट करेंगे 1 to 5। उसके लिए हमें यहाँ पे फॉर कीवर्ड लिखना होता है और ब्रैकेट स्टार्ट करनी होती है। और इन ब्रैकेट्स के बीच में हमें क्या लिखना होता है? 3 काम करने होते हैं हमें। एक इनिशियलाइजेशन, उसके बाद हम कंडीशन चेक करवाते हैं, उसके बाद हमें यहाँ पे एक काउंटर भी मेंशन करना होता है। तो सबसे पहले हम इनिशियलाइज करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे आई नाम का, और इसको मैं वैल्यू दे देता हूँ जहां से मुझे सीरीज स्टार्ट करनी है। सपोज मुझे 1 से स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो ये हमारा एक पोर्शन कंप्लीट हुआ। अब सेकंड पोर्शन है कंडीशन, कि कंडीशन क्या हमें लगानी है कि भी हमें ये सीरीज कहाँ तक प्रिंट करनी है। सपोज मुझे 5 तक प्रिंट करनी है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? आई को एक कंडीशन में डालना पड़ेगा कि आई शुड बी लेस देन 5, ठीक है। अगर मैं ऐसा करता हूं तो क्या होगा? तो ये आई की वैल्यू को 5 से लेस देन तक चेक करेगा। लेकिन मुझे 5 भी अगर इंक्लूड कराना है तो मुझे यहाँ पे इक्वल्स टू ऑपरेटर भी साथ में यूज करना पड़ेगा। इससे क्या होगा? आई की वैल्यू 5 तक चेक होगी, ठीक है। तो अब हमारे यहाँ पे 2 काम हो चुके हैं और लास्ट काम है आई को हमें अब इंक्रीमेंट करवाना है। तो उसके लिए हम आई को यहाँ पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर से लिख लेंगे। अब हमारा फॉर लूप के 3 काम हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पे लास्ट काम, जो इंपॉर्टेंट काम है, वो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाना है, वो मैं इन करली ब्रेसेस के बीच में लिखूंगा। तो यहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? हमें सिर्फ एक ही स्टेटमेंट एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवानी है। उसमें क्या करना है? मुझे आई की वैल्यू को प्रिंट करना है। तो उसके लिए मुझे लिखना होगा console डॉट लॉग, और यहाँ ब्रैकेट में मैं क्या कर दूंगा? आई की वैल्यू को मैं इस तरह से प्रिंट करवा दूंगा। तो इतना छोटा सा प्रोग्राम, ये 3-4 लाइनों का प्रोग्राम हमें क्या करेगा? 1 से लेकर 5 तक की सीरीज को प्रिंट करके देगा। इवन हम 1 से लेकर 1000 तक के नंबर सीरीज को भी इन्हीं 4 लाइन से प्रिंट कर सकते हैं। चलिए इसके आउटपुट देखते हैं। मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे मैं ब्राउजर पे रिफ्रेश करता हूँ। ये देखिए हमारी 1 to 5 प्रिंट होगी। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये आउटपुट 1 to 5 इसने हमें कैसे दी। तो देखिए सबसे पहला काम क्या हुआ, मैं यहाँ पे कमेंट सेक्शन में इसे एक्सप्लेन करता हूँ आपको। सबसे पहले देखिए आई की वैल्यू फॉर के अंदर क्या थी? 1 थी। ये इनिशियलाइजेशन पोर्शन में था। उसके बाद कंडीशन चेक हुई तो उसमें क्या था? आई को कंपेयर किया जा रहा था कि क्या आई जो है लेस देन इक्वल टू है 5, ठीक है। तो आई क्या है? आई इस टाइम पे 1 है। तो 1 जो है 5 से छोटा है, जी हाँ छोटा है। तो ये कंडीशन हमारी ये वाली ट्रू होगी। जैसी ये कंडीशन ट्रू हुई, यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि इसके बाद हमारा ये काउंटर नहीं एग्जीक्यूट होता है। जैसे हमारा इनिशियलाइजेशन के बाद कंडीशन चेक हुई तो आपको ये गलतफहमी हो सकती है कि भी इसके बाद ये काउंटर एग्जीक्यूट होगा। नहीं, काउंटर एग्जीक्यूट नहीं होगा। इस कंडीशन के बाद डायरेक्ट हमारी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। तो इस स्टेटमेंट के जरिए हमें आउटपुट क्या मिल जाएगी? मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ आउटपुट मिल जाएगी हमें इक्वल्स टू 1, जो कि हमें यहाँ आप आउटपुट पे नजर दौड़ाइए, देखिए 1 मिल गई, ठीक है। अब जैसे ही ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, उसके बाद अब ये हमारे इस काउंटर को एग्जीक्यूट करेगा। काउंटर में क्या है? आई प्लस प्लस। आई प्लस प्लस का मतलब क्या होता है? आई प्लस प्लस का मतलब होता है आई इक्वल्स टू आई प्लस 1। ये इस स्टेटमेंट का मतलब होता है, ठीक है। तो अब इस स्टेटमेंट के जरिए क्या होगा? देखिए आई में कितना है? 1, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2। अब आई की नई वैल्यू क्या हो जाएगी? आई की नई वैल्यू हो जाएगी देखिए 2, ठीक है। सेकंड आइट्रेशन की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब सेकंड आइट्रेशन में जब 2 हो गया, उसके बाद आई को जो है, यानी कि 2 को जो कंपेयर किया जाएगा 5 के साथ फिर से, क्योंकि यही हमारी कंडीशन है, हर बार यही कंपेयर होगी। तो अभी भी 2 छोटा है 5 से। तो इसका मतलब क्या होगा? जैसे ही ये कंडीशन यहाँ पे फिर से ट्रू हुई, तो फिर से जैसे मैं आपको बताया कि ये इसको नहीं एग्जीक्यूट करेगा, ये करेगा हमारी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट। तो स्टेटमेंट में क्या है? हमारी
आउटपुट क्या हो जाएगी, तो हमारी आउटपुट 2 आ गई, ये देखिए। जैसे ही 2 आती है उसके बाद हमारा आई इंक्रीमेंट होएगा, उसके बाद हमारा काउंटर एग्जीक्यूट होता है, जैसे मैंने आपको बताया था। तो काउंटर में क्या है, आई इक्वल टू आई प्लस 1 हो जाएगा। आई की करंट वैल्यू 2 है, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। तो अब आई में हमारा 3 आ चुका है, और नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या होगा, यहाँ पे आई की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी 3। ठीक है, जैसे ही 3 होगी, यहाँ पे फिर से ये कंडीशन कंपेयर होगी। इसमें क्या होएगा, इस टाइम पे 3 लेस देन इक्वल्स टू 5। ठीक है, 3 जो है 5 से छोटा है, तो ये कंडीशन हमारी ट्रू होगी। जैसे ही ट्रू हुई तो हमें आउटपुट के रूप में कितना मिल जाएगा, 3। ठीक है, 3 मिलेगा। जैसे ही 3 मिलेगा हमारा काउंटर चल पड़ेगा। 3 करंट वैल्यू आएगी, उसमें एक इंक्रीमेंट हो जाएगा। एक इंक्रीमेंट होने से क्या हो जाएगा, 3 प्लस 1 इक्वल्स टू आई की नई वैल्यू हमें 4 मिल जाएगी। 4 मिल जाएगी तो ये क्या करेगा, यहाँ पे आई इक्वल्स टू 4, और उसके बाद फिर से कंपेयर करेगा। 4 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, बिल्कुल ट्रू है क्योंकि 4 अभी 5 से छोटा है। जैसे ही 4 5 से छोटा हुआ, यानी कि ये कंडीशन ट्रू हुई, तो हमारी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी तो क्या आउटपुट आ जाएगी हमारे पास, 4, जो कि ये है। ठीक है, यहाँ आ चुकी है आउटपुट। ठीक है, इस तरह से आई की नई वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 प्लस 1 5। 5 जब हो गई तो यहाँ पे हमारी लास्ट आइट्रेशन चलेगी, जिसमें आई की वैल्यू कितनी कितनी हो जाएगी, 5, और 5 को कंपेयर किया जाएगा। देखिए 5 इज लेस देन इक्वल टू 5। लेस देन तो नहीं रहा, बट इक्वल टू अभी है। ठीक है, तो ये कंडीशन अभी भी ट्रू हुई, ये वाली कंडीशन ट्रू हुई, तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगी, और यहाँ पे हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, 5। अब देखिए, अब ये यहाँ पे टर्मिनेट नहीं होता है। अब क्या होता है, आई की वैल्यू को यहाँ पे फिर से ये इंक्रीमेंट करता है। देखिए 5 आई की करंट वैल्यू, एक इंक्रीमेंट हो जाएगा तो आई की नई वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6। ठीक है, 6 हो जाएगी, और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आई इक्वल्स टू 6। अब क्या होगा, अब कंपैरिजन होगा, 6 लेस देन इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात है, अब जाके जो है 6 जो है वो 5 से छोटा नहीं रहा। ठीक है, ये कंडीशन जो है ये फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि 6 जो है 5 से छोटा नहीं है, वो बड़ा है। फर्स्ट टाइम पे अभी ये कंडीशन फॉल्स हुई है। जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स हुई है तो वो क्या करता है, इस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करता है। जब ये कब तक करता था, जब तक हमारी ये कंडीशन ट्रू रहती थी, तब तक ही ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता था। अब जब इस टाइम पे फॉल्स हुई है तो ये इस फॉर लूप से बाहर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा ये। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये बाहर आता है, और यहाँ पे अगर कुछ आगे हमारे प्रोग्राम में कुछ और हमने स्टेटमेंट लिखी है तो ये इसको एग्जीक्यूट करता है। मैं आपको दिखाता हूँ, console डॉट लॉग, और यहाँ पे मैं क्या बोल देता हूँ, यहाँ पे हम एक स्ट्रिंग प्रिंट करते हैं, दिस इज आउटसाइड फॉर लूप। ठीक है, मैं सेमीकोलन लगाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे ये देखिए 1 to 5 प्रिंट हुआ, उसके बाद दिस इज आउटसाइड फॉर लूप। इसका क्या मतलब है, देखिए इसका बहुत सिंपल सा मतलब है कि हमारी ये जो स्टेटमेंट है ये तब तक एग्जीक्यूट होगी जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी। जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होती है, ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होना बंद हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं होता कि हमारा प्रोग्राम फिनिश हो गया है। यहाँ पे हमारा प्रोग्राम तभी फिनिश माना जाता है जब हमारे प्रोग्राम की सारी इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कंडीशन फॉल्स होने पे फॉर लूप की एग्जीक्यूशन बंद होती है, ना कि प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन। प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा अगर उसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी गई होंगी उसके बाद भी। और इस प्रोग्राम में आपको एक और चीज समझनी चाहिए कि जो वेरिएबल है यहाँ पे, हमारा फर्स्ट पार्ट जो हम इनिशियलाइज कर रहे हैं, ये हमारी सीरीज जो हम नंबर सीरीज प्रिंट कर रहे हैं उसका स्टार्टिंग पॉइंट है। तो जैसे अभी हमने 1 से इसे इनिशियलाइज कर रखा है, तो ये हमें आउटपुट भी कहाँ से दे रहा है, देखिए 1 से दे रहा है। अगर मैं इसको यहाँ पे 4 से स्टार्ट करता हूँ तो ये हमें आउटपुट जो है 4 से शुरू करके देगा, और जो ये कंडीशन है ये हमारा एंडिंग पॉइंट बताती है। यहाँ मैंने इसको 5 तक कंपेयर करवाया है, लेकिन अगर मैं उसे यहाँ पे 25 तक कंपेयर करवाता हूँ तो अब ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट 4 हो गया, एंडिंग पॉइंट 25 हो गया। ठीक है, मैं रिफ्रेश करके आपको आउटपुट दिखाता हूँ। ये देखिए ये आउटपुट आ गई, ये आपको यहाँ 14 नजर आ रहा है। मैं आपको इसको 4 से दिखाता हूँ, ये देखिए ऊपर
4 से स्टार्ट हुआ है और हमारा 25 तक इसने प्रिंट करके हमें आउटपुट दे दी है। तो ये आपको यहाँ ध्यान रखना है कि ये स्टार्टिंग पॉइंट होगा सीरीज का, ये एंडिंग पॉइंट होगा और ये एग्जीक्यूट कैसी होगी, इस तरह से जो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके दिया है। ये जो एक्सप्लेनेशन है ये सब पे काम करेगी, आप यहाँ पे जितनी मर्जी बड़ी सीरीज प्रिंट करके यहाँ पे देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको फॉर लूप की वर्किंग समझ आई होगी, आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे और इसे अप्लाई करके देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।